नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त हो चला है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। एक लड़के ने की शादी और ब्याह लाया 2 लड़कियां, लेकिन हो गया उस पर केस और बात आ गई कानून की। क्या है ये कहानी, इसी पर डालेंगे नजर। मैं हूं निधिकांत पांडे और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 जुड़वा बहनों ने एक ही शख्स से शादी की। ये खबर तो शायद आपने सुनी होगी। धूमधाम से दोनों बहनों रिंकी और पिंकी की शादी हुई। परिवार वालों की मर्जी से शादी हुई। शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लेकिन अब इस शादी में एक ट्विस्ट आ गया है। दरअसल पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोलापुर में अकलेज पुलिस थाने में दूल्हे के खिलाफ आईपीसी की धारा 494 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक बार विस्तार से आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के बारे में बता देते हैं। इसके मुताबिक पति या पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरी शादी नहीं की जा सकती। अगर कोई शादी कर लेता है तो उसे कानूनी मान्यता नहीं दी जाती। दोबारा शादी करने पर 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन इस धारा में एक अपवाद भी है और वो ये कि अगर पहली शादी को अदालत अमान्य करार दे चुकी है तो फिर दूसरी शादी की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत में शादी को लेकर क्या कानून है। भारत में शादियों और तलाक से जुड़े मामले अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिमों की शादी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदुओं के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 में उन शर्तों को बताया गया है जो दूसरी शादी के लिए वैलिड मानी जाएंगी, और वो ये शर्तें हैं। दूल्हा या दुल्हन के पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन की सहमति जरूरी है। पहले पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर 7 साल तक पति या पत्नी का कुछ भी पता न चले और उसके जीवित रहने का कोई सबूत न हो तो ऐसे में भी दूसरी शादी कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है जो 1954 में लागू हुआ था। यह कानून 2 अलग अलग धर्मों के वयस्कों को शादी करने का अधिकार देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट सभी पर लागू होता है। इसके तहत शादी रजिस्टर्ड कराने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। इस पूरे मामले को लेकर आज तक ने सीनियर वकील विकास सिंह से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, इसमें या तो ना तो सिविल ऑफेंस बनता है, ना ही सिविल बनता है, ना ही क्रिमिनल बनता है। क्योंकि अगर आप इस तरह के मैरिज को हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सेकंड मैरिज को वॉइड बोला गया है, लेकिन वॉइडेबल डिक्लेयर करने के लिए भी सिर्फ वाइफ ही डिक्लेयर कर सकती है या सर्टेन रिलेटिव्स ही कर सकते हैं। इसलिए वो वॉइड डिक्लेरेशन में नहीं हो सकता किसी अनजान आदमी के द्वारा। और जहां क्रिमिनल केस का सवाल है, 198 सीआरपीसी में कंप्लीट बार है कि जहां इस तरह का ऑफेंस होता है तो वाइफ कर सकती है या उनके पिता कर सकते हैं या उनका बेटा, भाई, कुछ स्पेसिफाइड रिलेटिव्स हैं सिर्फ वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर केस बनता ही नहीं। इसलिए यहाँ तो रजामंदी से जब शादी हो रही है, दोनों बहनें भी रजामंदी हैं, उनके फैमिली से भी रजामंदी है, तो ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। ये सिर्फ पुलिस वालों ने पब्लिसिटी लेने के लिए कर दिया है। इस केस को तो 1 मिनट में क्वैश हो जाना चाहिए। तो सुना आपने कि वकील विकास सिंह ने क्या कहा। अगर रजामंदी से शादी हुई है तो उसमें केस दर्ज होने की कोई बात ही नहीं है। यानी हम तो वही कहेंगे कि अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भारत ने फिर एक बार पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान तो छोड़िए, इस बार भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है और उसके ऊपर अपनी जगह बनाई है। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी ICAO को एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग में अब तक की सबसे ऊंची रैंक मिली है। आपको बताएं तो इससे पहले भारत इस लिस्ट में 102वें नंबर पर था और अब भारत ने लंबी छलांग लगाते हुए पूरी दुनिया में 48वां रैंक हासिल किया है। दरअसल कॉमर्शियल उड़ानों को लेकर ये रैंकिंग पूरी दुनिया के लिए जारी की जाती है, जिससे पता चलता है कि किस देश में हवाई यात्रा करना कितना सुरक्षित है।
इस बार हुई इस रैंकिंग में भारत को 85.49% अंक मिले, जिसकी वजह से भारत ने इस लिस्ट में लंबी छलांग लगाई। 2018 में भारत का स्कोर 69.95% था और तब भारत दुनिया में 102वें स्थान पर था। एविएशन सिक्योरिटी की इस रिपोर्ट में 187 देशों की इस लिस्ट में भारत 48वें स्थान पर है, नेपाल 101वें, पाकिस्तान 100वें और बांग्लादेश को 94वें स्थान पर रखा गया है। यही नहीं, भारत का स्कोर पड़ोसी चीन से भी बेहतर रहा। इस लिस्ट में चीन 49, इजराइल 50वें, तुर्की 54वें, डेनमार्क 55वें और पोलैंड 60वें स्थान पर है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद डीजीसीए प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उड़ान सुरक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली अनिवार्य है। डीजीसीए टीम ने विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया है। हम अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग पर हैं और अब चुनौती इसे बनाए रखने और आगे सुधार करने की है। माना जा रहा है कि कोरोना के बाद भारत ने अपने यहाँ एविएशन सिक्योरिटी को लेकर कई बड़े सुधार किए, जिसका नतीजा अब दिखने लगा है। G20 की अध्यक्षता भारत ने संभाल ली है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उन पर भरोसा जताया है कि वे एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए सभी देशों को एक साथ लाएंगे। बाइडेन और पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में G20 की बैठक के दौरान बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात की थी। भारत को अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी बताते हुए अब बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत अमेरिका का एक मजबूत साझेदार है और मैं भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूँ। दोनों देश जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से निपटते हुए निरंतर विकास को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया और भारत की G20 की अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का समर्थन किया। मैक्रों ने लिखा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता हूं कि वे शांतिपूर्ण और स्थायी दुनिया बनाने के लिए सभी देशों को एक साथ लेकर आएंगे। भारत ने 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और पीएम मोदी ने कहा था कि G20 की अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को और बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर निकाला जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी थमा नहीं कि अचानक चीन और रूस ने मिलकर कुछ ऐसा किया जिससे कि जापान और साउथ कोरिया में दहशत फैल गई। आलम यह था कि जापान और साउथ कोरिया ने अपने सबसे आधुनिक विमानों को स्टैंड बाय मोड पर तैनात कर दिया। दरअसल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब रूस और चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर्स इंडो पैसिफिक रीजन में उड़ान भरते हुए नजर आए। इतिहास में एक बार भीषण परमाणु हमला झेल चुके जापान के लिए ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे जापान में रेड अलर्ट जैसा माहौल पैदा कर दिया। जापान ने स्थिति को देखते हुए अपने सबसे आधुनिक F-35 विमानों को एक इशारे पर उड़ान भरने के लिए तैनात किया और उधर साउथ कोरिया भी तैयार बैठा हुआ था। आपको बताएं तो न्यूक्लियर बॉम्बर्स के द्वारा ही पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। जापान और साउथ कोरिया के समुद्री इलाके में हुई ये घटना कोई आम घटना नहीं थी। उड़ान भरने के बाद दोनों देशों के बॉम्बर्स ने क्रॉस लैंडिंग की, यानी चीन का विमान रूस में लैंड हुआ और रूस का विमान चीन में लैंड हुआ, जो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई युद्ध होता है तो रूस और चीन की वायुसेनाएं इसी रणनीति के साथ काम करेंगी। इस मामले में रूसी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हवाई गश्त के इतिहास में पहली बार रूसी विमान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एक हवाई क्षेत्र में उतरे और चीनी विमान रूसी संघ के क्षेत्र के हवाई क्षेत्र में उतरे। ऐसे में आपको रूस के इस बॉम्बर के बारे में बताएं तो 52,000 फीट की ऊंचाई से उड़कर बमबारी करने की क्षमता रखने वाले TU बॉम्बर से अमेरिका भी खौफ खाता है। ये बॉम्बर अधिकतर दूसरे देशों में जाकर परमाणु बम गिराने के लिए काम में लाए जाते हैं। परमाणु बमों के अलावा इस बॉम्बर से गाइडेड और क्रूज मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। बेहद तेज रफ्तार से उड़ान भरने वाले इस बॉम्बर की खूबी है कि ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता।
हालांकि गौर करें तो मौजूदा समय में सबसे बड़ा खतरा जापान पर मंडरा रहा है। जापान फिर एक बार परमाणु हमले जैसी स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। दरअसल जापान का रूस और चीन दोनों देशों के साथ विवाद है। रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीप को लेकर विवाद है। आने वाले समय में ये द्वीप दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण भी बन सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के पहले रूसी खुफिया एजेंसी के सीक्रेट मेल से इस बात का खुलासा हुआ था कि यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस जापान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका था। ऐसे में जापान को अंदर ही अंदर इस बात का डर है कि कहीं उसे फिर एक बार कोई बड़ा युद्ध या फिर परमाणु हमले जैसी स्थिति का सामना करना न पड़े। पाकिस्तान की सियासी पिच पर एक शख्स दोनों तरफ से बैटिंग कर रहा था। ये दावा किया है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने। इमरान खान जब से पाकिस्तान की सत्ता से आउट हुए हैं, वे कभी नए पीएम शहबाज शरीफ पर बरस रहे हैं तो कभी पाकिस्तान की सेना पर, और इस बार इमरान खान के निशाने पर पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल कमर जावेद बाजवा आ गए हैं। इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा पर उनके साथ डबल गेम खेलने का आरोप लगाने के साथ 2019 में बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने को अपनी सबसे बड़ी गलती बता दिया है। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने एक स्थानीय चैनल को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा मुझसे जो भी कहते थे मैं आंख मूंद कर उस पर यकीन कर लेता था, क्योंकि हमारे हित एक जैसे ही थे। हमारा मकसद देश को बचाना था। इतना ही नहीं, इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें खुफिया ब्यूरो से रिपोर्ट्स मिली थी कि उनकी सरकार गिराने की साजिश हो रही है, लेकिन जब भी इमरान बाजवा से तख्ता पलट को लेकर बात करते थे तो बाजवा कहते थे कि सरकार का गिरना असंभव है। इमरान खान का यह बयान पाकिस्तान मुस्लिम लीग कैद आजम के मुनीर इलाही के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बाजवा ने उनसे अविश्वास मत के दौरान इमरान खान के खिलाफ वोट करने को कहा था। उनके इस बयान के बाद इमरान खान एक बार फिर बाजवा पर भड़क गए और कहा कि इससे पता चलता है कि जनरल बाजवा दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे थे। वहीं इमरान के बयान पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की प्रतिक्रिया भी आई है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा है कि इमरान की राजनीति का इकलौता मकसद सत्ता में अपना रास्ता बनाना है, भले ही इसका मतलब देश की नींव कमजोर करना क्यों ना हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में कार्यकाल विस्तार के बाद बीते 29 नवंबर को रिटायर हुए थे। उनकी जगह पर असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने हैं। मंगल ग्रह का मिशन काफी सालों से जारी है। वहां जीवन है या नहीं, इस बारे में अक्सर चर्चाएं चलती रहती हैं और खबरें आती रहती हैं। इन खबरों का मेन सोर्स है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। इन दोनों एजेंसीज ने मिलकर मार्स सैंपल रिटर्न यानी MSR मिशन तैयार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं निधिकांत पांडे। जी हाँ, मंगल से जुटाए जा रहे सैंपल्स को पृथ्वी पर वापस लाने की तैयारी चल रही है। मार्स यानी मंगल ग्रह पर जीवन था या नहीं, या यूं कहें कि है या नहीं, इन बातों की खोज के लिए वहां की मिट्टी, पत्थर, हवा की जांच करना जरूरी है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन की प्रक्रिया जारी है। इस वक्त नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह के प्राचीन जेज़ेरो क्रेटर की पुरानी नदी के डेल्टा इलाके में खोजबीन कर रहा है। वहां से कई तरह के सैंपल जमा कर रहा है। भविष्य में इस रोवर के सैंपल्स को इकट्ठा करने और उसको धरती पर लाने की योजना बनाई गई है। उम्मीद है कि आज से एक दशक बाद स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह से कई तरह की चीजें लाने में सक्षम हो जाएंगे। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के जरिए 2033 तक लाल ग्रह यानी मंगल के पत्थर, मिट्टी और यहाँ तक कि हवा को भी धरती पर लाने की योजना है, ताकि वहां मौजूद एलियन लाइफ की जांच की जा सके, जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सके। इसके लिए मार्स एसेंट व्हीकल की डिजाइन और टेस्टिंग का काम भी शुरू किया गया है। कुछ समय पहले नासा ने बताया था कि उसने इस मिशन के लिए जरूरी सिस्टम की सभी जरूरतों की समीक्षा कर ली है। अब नासा ने बताया है कि कैसे मंगल ग्रह से जुटाए सैंपल्स को पृथ्वी पर पहुंचाया जाएगा। परसेवरेंस रोवर उस लैंडर तक पहुंचेगा जो मंगल ग्रह से सैंपल लेने जाएगा। रोवर सैंपल्स को सैंपल कंटेनमेंट सिस्टम में पहुंचाएगा। उसके बाद रोवर को 2 स्टेज वाले रॉकेट में ब्लास्ट किया जाएगा, जो सेकंड स्टेज में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के MSR ऑर्बिटर में जाकर मिल जाएगा और पृथ्वी के लिए रवाना होगा। MSR लैंडर, मार्स रॉकेट और ESA ऑर्बिटर 2028 के करीब लॉन्च होंगे।
2031 में ये मंगल ग्रह पर लैंड करेंगे और 2033 में पृथ्वी पर लौटेंगे। नासा का कहना है कि मंगल ग्रह के सैंपल्स को पृथ्वी पर लाने के बाद वैज्ञानिक उसकी जांच करेंगे और उम्मीद है कि भविष्य में कई नई चीजें जानने को मिलेंगी। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। इंग्लैंड की टीम ने रावलपिंडी में पहले टेस्ट मैच में जोरदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की तरफ से 4 शतक लगे तो वहीं पाकिस्तान की टीम ने भी 3 शतक लगाए। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपाट पिच बनाने को लेकर निशाने पर आ गई। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तान बल्लेबाजों को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, तो इस बीच पाकिस्तानी टीम के फैंस भी उनके बचाव में उतर आए। दरअसल पाकिस्तानी टीम के एक फैन हारून ने अपनी टीम का बचाव करते हुए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर तंज कसा, तो भारत की तरफ से भी उन्हें करारा जवाब मिलने में देर नहीं लगी। दरअसल हारून ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय फैंस कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज केवल सपाट पिचों पर बैटिंग कर सकते हैं। एशिया से बाहर पाकिस्तान के यासिर शाह ने धोनी से ज्यादा शतक लगाए हैं। अब जैसे ही हारून ने MS धोनी की तुलना यासिर शाह से की, तो धोनी के फैंस भी कहां चुप बैठने वाले थे। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा को हारून का ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके जवाब में ट्वीट कर लिखा, पाकिस्तान टीम को वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में 3 कप्तान और 24 साल लगे। MS धोनी ने ये सारे खिताब सिर्फ 7 साल में ही जीत लिए थे। जब पाकिस्तानी फैन को अमित मिश्रा ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो उनका ट्वीट वायरल हो गया और यूजर्स उनकी तारीफ करने लगे। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी भारत के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC की सभी ट्रॉफियां जीती हैं। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वर्ल्ड कप, तो वहीं 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 1992 में इमरान खान की कप्तानी में पहला ICC वर्ल्ड कप जीता था, जबकि यूनुस खान की कप्तानी में 2009 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने अपने नाम किया और 2017 में सरफराज अहमद की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। डिजिटल बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।